हाय दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इससे पहले भी जो है हमारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें इस तरह से कमेंट किया है कि सर जो वेक्टर फॉर्म है वो उसमें समझाइए हम लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहली नंबर बात बता दूं आपको कि वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंट है। वेक्टर एक्चुअली फिजिकल, हम लोग जो और उसमें चूंकि फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत बड़ा जो है रोल है। अगर आप जो है किसी भी चीज़ के बयान करते हैं या व्याख्या करते हैं तो आपको उसका डायरेक्शन की बात जरूर करनी पड़ेगी फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स में ज़्यादातर वेक्टर क्वांटिटी को जो है पढ़ा जाता है। तो पहले नंबर बात की यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि क्या क्या मैंने ड्रॉ किया है। वो ये है कि दो दो चार्ज है कि ए पर है एक बी पर है। चार्ज Q1 यहाँ पे है और चार्ज Q2 जो है बी पर है ना। ए पर चार्ज Q1 है और इन दोनों को अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो ये कितने दूरी पर एक दूसरे से अवस्थित है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। इसको हमने R1 माना है जो है चार्ज Q1 को, और चार्ज Q2 को जो है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन से हमने उसको माना है जो है R2 दूरी, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन है। तो इस दिशा में आप जानते होंगे कि दो वेक्टर को जो जोड़ते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, तो दोनों के सिरे को मिला देने से हम लोग को वेक्टर सी मिलता है। उसी तरह से यहाँ है ये मेरा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ हम अगर जोड़ते हैं तो ये इसको मैंने लिखा है वेक्टर 1 2 2। ये वेक्टर 1 2 2 मतलब इस डायरेक्शन में ए से बी के दिशा में, ठीक है ना। उसी तरह से जो है इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा फिर तब, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों मिलके ये वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले ये तो हम करेंगे, पहले समझ लें कि कूलम्ब्स लॉ आप जैसे कि फैमिलियर हैं। कूलम्ब्स लॉ में आपको कहा गया है कि जो है जो दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल जो है वो डायरेक्टली जो है उनके चार्जों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ये इसका वैल्यू भी आप जानते हैं 9 × 10⁹ जो है वैल्यू होता है उसका। अब क्या है यहाँ पे जो है मेरे को ये जो आपने देखा ये लिखा है। अब हम यहाँ पे R1 का वैल्यू लिखा मैंने। R1 क्या है मेरा OA को R1 कहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर है और इस जो है अलोंग Q1 का साइड में ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज का ये है। फिर उसी तरह से इसका भी जो है Q2 का है। अब हम देखते हैं AB का जो वैल्यू होगा, A से B का जो वैल्यू होगा, दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, इन दोनों को अगर जोड़ने की बात आए तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो ये जो है ना ये और ये दोनों मिला के ये होता है, ठीक है ना। माना अगर ये C है, ये A है और ये B है तो A + B = C। उसी तरह से यहाँ पे है ये + ये = दिस वन। तो अगर हम देखें तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए R2 - R1 जो है ये मेरा जो हो जाएगा R2 - R1 मेरा ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम BA निकालें उसके उल्टा BA अगर निकाल दें तो कुछ नहीं होगा, खाली वेक्टर की दिशा बदल जाएगी, R1 - R2 हो जाएगा। जो ऊपर में है उसके बदल देने से BA हो जाएगा। जैसे अगर वेक्टर A है तो वेक्टर A को वेक्टर जो है A अगर लिखना वेक्टर A लिखते हैं कहीं पे और उसका उल्टा वेक्टर माइनस से उसके उल्टे दिशा में अगर निकालते हैं तो खाली माइनस लगा देते हैं। वही चीज यहाँ पे किया गया है। अब देखते हैं क्या है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दोस्तों हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से भी निर्देशित कर सकते हैं। मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड है R12 का जो वेक्टर है, ये R12 कौन वाला है मेरा, ये AB की दूरी। और AB की दूरी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो लिखे हैं ना यहाँ पे देखिए AB ये R ही है जो AB² है, मतलब हमको वो चाहिए वो दूरी। तो वो दूरी के लिए मैंने R12 निकाल लिया। R12 का जो मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर दोनों लिख लिया। और अगर वहां से आप यूनिट वेक्टर को खाली निकालें तो ये बन जाता है इक्वेशन R12 = जो है R12 का वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, याद रख लीजिए। किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसा, अगर वेक्टर A है ना तो इसको हम मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे भी यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो जो है आप ये भी निकाल के रख सकते हैं।
इस जगह पे R12 का वही वाला इक्वेशन है जो यहाँ लिखा है मैंने, वही वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सिमिलरली अगर हम ये चीज़ जो एक बार मैंने ए बी निकाला है, उसी तरह से अगर एक बार बी ए निकालें तो बी ए के लिए हमें 2 1 चाहिए, है ना, 2 2 1। तो 2 2 1 अगर चाहिए तो सिमिलरली R21 जो होगा वो मेरा हो जाएगा R21 बाई, माने इसको ही कॉपी किया गया है एक तरह से, खाली आपको 2 के जगह पे 1 कर दिया गया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करते हैं, देखिए गौर करिए, ये जो वैल्यू आया ये सबका, उसको हम वहाँ पे बैठा देंगे। ये इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो फोर्स, ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये है मेरा ए बी के अलोंग। इस अलोंग में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने फोर्स 2 1 कहा, है ना, मतलब चार्ज ऑन द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, है ना, ड्यू टू 1, पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अगर हम इसको देखें तो पहले दूसरे चार्ज के कारण पहले वस्तु पर लगने वाला फोर्स माने F12। तो इस तरह से मैंने लिखा F21 मतलब चार्ज बी में रहने वाले वस्तु का लगने वाला फोर्स। तो F21 इजिकल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जो चार्ज होता है, उसके बाद दोनों के बीच की दूरी, तो मतलब दूरी के स्क्वायर ए बी स्क्वायर। आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये जो अगर हम कहें कि दो सिटी के बीच, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी दिल्ली से मापे या मुंबई से मापे तो क्या बदल जाएगी क्या? इसीलिए वहाँ पे कोई वेक्टर की इशू नहीं है और वहाँ पे डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखा, तो ए बी स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप ए बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो अभी क्या बोला था मैंने कि मैग्नीट्यूड और उसके जो है ये, तो मैग्नीट्यूड को अगर रख दें यहाँ से, ये देखिए ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है मेरा यहाँ पे। ए बी स्क्वायर मतलब क्या है, ओनली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मेरा 1 2 है, यहाँ पे 1 2, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, क्या ना, R12 बाय R कैरेट वाला, R12 वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा। मैं बता दूं दोस्तों कि R12 जो होता है, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है। यूनिट मतलब 1 ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, एक का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो ऐसे केस में मैंने उसको खाली पलट दिया। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिखा था ये ऊपर चला गया और ये नीचे आया, तो मतलब आपका ऐसा जो है यहाँ पे देखिए गौर करिए, R12 कैरेट निकाल के मैंने रखा है, वो हो जाएगा R12 और R12 का मैग्नीट्यूड, माना मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे चूंकि मैग्नीट्यूड था तो मैंने क्या किया, इसको जो यूनिट वेक्टर था उस यूनिट वेक्टर को जो है मैंने लिख दिया है यहाँ पे R12 यस। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर को मैंने निकाला है, वही वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा है R12। वहां से आइए, इस जगह से आइए, अरे R12 और R12 एक में वेक्टर है, एक में मैग्नीट्यूड है। तो दो गो मैग्नीट्यूड वाला इधर और एक गो मैग्नीट्यूड इधर, कितना हो गया, 3 मैग्नीट्यूड वाला हो गया। इसलिए R12 का 3 यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे है 3 मैंने लिखा है, और ऊपर में एक वेक्टर हो गया। तो मतलब हम अल्टीमेट चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो हम कूलम्ब्स लॉ लिख रहे हैं ना, वो वेक्टर फॉर्म में आ जाए, है ना। वेक्टर फॉर्म में आने के लिए वेक्टर का कोई रहे, वेक्टर वाली पार्टिकल, वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी हमारे एक्सप्रेशन में रहे। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आ गया है हमारा R12 मेरा आ गया है। अब क्या किया, ये 3 हो गया, ये 3, तो 3 आप देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड लिखे हैं, देखिए यहाँ पे ये, तो R12 का वेक्टर है ये, और ये इसका जो है मैग्नीट्यूड है, इसमें ये डायरेक्शन। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड करने के लिए खाली मोड डाल देते हैं। मोड डालने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, मोड। तो ये मोड का भी डाल सकते हैं, हमने मोड डाल दिया, 3 तो था ही मेरा, 3 डाल दिया, और यहाँ पे ऊपर में जो वेक्टर था वो रख दिया, है ना। ऊपर वाला जो वेक्टर है उसका जो कन्वर्जन किए वो भी वेक्टर ही है। देखिए यहाँ ये R12 अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, और अगर ऐसा कर देते, मोड कर देते, तो फिर ये मोड हो जाता, है ना, माने डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए पहले आपको मैं समझाऊं मैं कि वहाँ पे मैंने इस वेक्टर को फिर वहाँ पे लिख दिया है ये। तो इस तरह से मुझे ये क्या मिला, ये आपको मिल गया जो है फोर्स। ये कौन सा फोर्स हुआ, दूसरी वस्तु पर लगने वाला फोर्स पहले वस्तु की तुलना में, मतलब चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 की तुलना में। इसलिए F21
F21, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू या ड्यू टू 1। उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है। दूसरी नंबर क्या है कि इसी प्रकार अगर हम F12 करें, मतलब पहले वस्तु पर लगने वाला माने ए पर रहने वाले चार्ज पर लगने वाला अगर फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग करें, है ना, ए पर लगने वाले चार्ज का फोर्स का कैलकुलेशन, तो हो जाएगा F12। अगर F12 हो जाएगा तो ठीक कुछ नहीं करना है, जहां जहां 2 था वहां 1 1 लिख देंगे। लेकिन ठीक उसी तरह से कि जहां वेक्टर है उसको बदलने की जरूरत है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसको तो बदलने की जरूरत है। जैसे अगर 10 किलोमीटर को उधर से मापे या इधर से मापे, 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर ही होगा। उसी तरह से ये मेरा समझ में आया कि मैग्नीट्यूड पर हम 1 to 2 और 2 to 1 नहीं करेंगे इस केस में। 1 to 2 यहाँ देख रहे हैं ना आप, 1 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी 1 2 रह गया। जबकि यहाँ पे मेरा जैसे अगर यहाँ पे जो आया था मेरा वैल्यू, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जाइए, यहाँ पे लिखा है क्या मेरा 1 2, और सेकंड में भी मैंने लिखा है 1 2, सेकंड में भी मैंने 1 2 लिखा है। क्यों भाई? इसका कारण यह है कि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो है नहीं, इसीलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जहाँ वेक्टर है वहां पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, वहां पे दिक्कत है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन जब सेकंड टाइम हुआ, ये कौन वाला इक्वेशन है? F21। देखिए F12 क्या किए आप, 1 के जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 बैठाए, परंतु सब जगह पे आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 2 यहाँ पे 2 1 हुआ, यहाँ 1 2 है। देखिए यहाँ पे भी 1 2 है। क्यों 1 2 है? क्योंकि ये मेरा मैग्नीट्यूड है, इसको अलट पलट करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मेरा वही रहेगा। मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, उसका डायरेक्शन तो है ही नहीं। अब ये वाला क्वांटिटी जरूर मैंने बदला, क्या? यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या बताता है, इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर अगर इस दिशा में बताता है तो दूसरी वाली यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा, तो इस दिशा में बताएगा। देखिए 1 2 यहाँ पे 2 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया? अगर इस इक्वेशन के साथ तुलना करें, इसके और इसके साथ, ये दोनों इक्वेशन की अगर तुलना आप करें तो दोनों सिमिलर और इक्वल है, एक्सेप्ट खाली एक ही चीज गड़बड़ी है, वो है यूनिट वेक्टर का। देखिए गौर करिए, यूनिट वेक्टर का फर्क है। अब हमको समझ में ये आया क्या कि जो चार्ज Q1 है, माने पहली वस्तु पर लगने वाला फोर्स दूसरे वस्तु पर लगने वाले फोर्स के बराबर है, खाली विपरीत दिशा में है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया। इसीलिए कूलम्स का लॉ। एक मजेदार बात आपको यहाँ पे एक और डिस्कशन जरूर कर दूं मैं, वो क्या है कि Q1 Q2 अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, मान लीजिए एक 5 कूलम का है और दूसरा 10 कूलम का है और वो भी नेगेटिव, तो ऐसे केस में क्या है देखिए गौर करिए, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। तो इसका मतलब है जो भी फोर्स आप देख रहे हैं वेक्टर 2 1, मतलब जिस दिशा में आप सोच रहे हैं उसके उल्टा होगा, मतलब क्योंकि 1 2 हो जाएगा। मतलब इसीलिए बोला जाता है कि ये फोर्स जो ये इक्वेशन है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर रहे तो दिशा बदल जाएगी, है ना। मतलब अट्रैक्शन का फोर्स है, इसीलिए ये वेक्टर F21 जो निकाले हैं हम लोग, दिशा बता रही कि उस दिशा में उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो है उल्टे दिशा में। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब माइनस आ जाएगा क्वांटिटी। माइनस वेक्टर में माइनस का मतलब है कि आप उल्टे हो गए, है ना, आपका दिशा बदल गया। वेक्टर में ए और माइनस ए में फर्क यही है, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए में फर्क एक ही है कि वो दिशा में एक दूसरे से विपरीत है। तो उसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, तो मतलब प्लस माइनस माइनस आएगा। एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो भी मेरा माइनस आएगा, मतलब क्या होगा कि दूसरा तब भी मेरा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, उल्टी दिशा में मिलेगा। जो भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो उल्टी दिशा में होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, देखिए एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा मेरा। प्लस 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 मतलब आपको जो है पॉजिटिव रिपल्सन मिलेगा, तो ये फोर्स आपका उसी दिशा में मिलेगा जिस दिशा में था, जिस दिशा में आपने F21 निकाला उसी तरह से निकलेगा। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव हो तो वहां पे भी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि रिपल्सन है तो उसी दिशा में मिलेगा जिस दिशा में आपने कैलकुलेशन किया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो उसको रोक रोक के आप देखें उसको और अच्छे से जो है समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आप लोगों में से किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें एक नई एनर्जी दीजिए, जो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाएं और जो है हमें फिजिक्स की प्रत्येक बारीकियों को जो है समझाने का मौका मिले। और जो है साथ ही साथ आप जब भी सब्सक्राइब करें
तो आप बेल भी जो है दबा दीजिए, बेल बटन जो है उसको दबाइए और हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।